बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखें स्टोमेटा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो हम उसको जो है बेटा वो डिस्क्राइब करूंगा मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है वो आपको बताता हूँ कि ये कैसे ओपन होते हैं और ये कैसे क्लोज होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये जो है ये कहलाता है गार्ड सेल, और ये जो पार्ट होता है ना इसको स्टोमा कहा जाता है। ठीक है ना, ये स्टोमा ओपन है और आप ये देख रहे हो ये स्टोमा जो है वो क्लोज है। इस फॉर्म के अंदर जब ये होता है ये टर्जिड होता है, और इस फॉर्म में जब ये होता है बेटे ये फ्लैसिड होगा। ये कैसे होगा? दैट विल बी द फ्लैसिड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। चल अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको खुद से भी डिस्क्राइब करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखें एक गार्ड सेल जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखें ना, इसकी ये जो अंदर वाली लेयर होती है ये थोड़ी सी थिक होती है। ये गॉड सेल होता है। अच्छा, इसके सराउंडिंग में बेटा एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनको कहा जाता है सब्सिडियरी सेल्स। उनको आप क्या बोलेंगे? उनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। वो कुछ यूं होते हैं। यूं कुछ सेल्स पाए जाते हैं ऐसे, इनको कहा जाता है सब्सिडियरी सेल। ठीक है ना, ये इस तरीके से पाए जाते हैं गार्ड सेल के अंदर। ये बड़ा हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये गार्ड सेल है और ये जो है बेटा ये स्टोमा है जो दरमियान में है, जिसके ओपन या क्लोज होने की हम बात करते होते हैं। ठीक हो गया। चलें अब हम बात कर लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन कौन से फैक्टर जो है बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लेके बेटे वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। हम आपको आपकी बुक को लेके जो है बेटे कुछ बातें जो है वो मैं इसमें बताऊंगा आपको। देखें, अकॉर्डिंग टू योर बुक ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम क्या होता है? देखें डे टाइम आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक हो गया। और उसमें ग्लूकोज बनता है सेल के अंदर। यहां एपिडर्मल ये यहां पर बकायदा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गार्ड सेल्स में ये रिएक्शन गार्ड सेल्स में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बेटा क्या होगा कि इसके अंदर जब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज एक सैल्यूट है, इससे क्या होगा कि गार्ड सेल्स के अंदर जो सैल्यूट के बनने से, ग्लूकोज के बनने से जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसाइडरी सेल से बेटे जो है वो वाटर अंदर आएगा। जैसे ही सबसाइडरी सेल से वाटर अंदर आएगा तो वाटर के अंदर आने से बेटे क्या होता है, वाटर के अंदर आने से जो है वो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएगा। दिन के टाइम में ये होता है ग्लूकोज की वजह से। दिस विल कॉल द स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। और रात के वक्त में, नाइट टाइम में बिल्कुल उल्ट होता है। गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है वो बेटे डिक्रीज करेगी। एरो नीचे बना रहा हूं, इसका मतलब है ग्लूकोज डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मतलब नया नहीं बन रहा, दूसरा उल्टा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो बेटा वाटर इसमें से निकल जाएगा। जब वाटर इसमें से निकल जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, और फ्लैसिड होने से क्या होगा, स्टोमा जो है बेटे वो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये हाइपोथेसिस थी, इसको कहा जाता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। बट ये हाइपोथेसिस एक्चुअल जो मेथड है उसको टैली नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ी फास्ट होती है, जबकि ग्लूकोज का बनना और वाटर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस का क्रिएट करना ये एक स्लो प्रोसेस है। तो दोनों ये चीजें एक दूसरे को टैली नहीं करती। फिर एक नई हाइपोथेसिस है जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, उस हाइपोथेसिस को कहते हैं बेटा पोटाशियम इनफ्लक्स हाइपोथेसिस। पोटाशियम इनफ्लक्स का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम इनसाइड द गार्ड सेल। मूवमेंट इनसाइड द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स के अंदर की मूवमेंट, मतलब गार्ड सेल के अंदर जाए पोटाशियम, तो इसको पोटाशियम इनफ्लक्स कहा जाता है। पोटाशियम इनफ्लक्स जो है बेटा दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये किस तरीके से पॉसिबल है देखें, यहां बकायदा बेटा यहां पर पंप पाए जाते हैं, ये ना गेट मैं बता रहा हूं, ये को ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स के दरमियान में। यहां पर जो पंप होता है उसको कहते हैं पोटाशियम प्रोटॉन पंप। ये पंप यहां पर मौजूद है, ये एटीपी का इस्तेमाल करता है और को ट्रांसपोर्ट होती है। को ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी? पोटाशियम अंदर आता है जबकि हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है। मतलब अगर आपको पोटाशियम को अंदर लाना है तो प्रोटॉन को बाहर जाना पड़ेगा, तभी यह मुमकिन होगा कि पोटाशियम अंदर आएगा और फिर ये गार्ड सेल के खुलने का सबब बनेगा। अब ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे पोटाशियम को हम अंदर लेकर आएंगे, ये बात समझने वाली है। देखो बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आएगी, सॉरी पोटाशियम कैसे अंदर आएगा, इसको कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे कंट्रोल करती है, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, देखो बेटा, आप जानते हो कि दिन के वक्त में, दिन का जो वक्त था उसके अंदर दिन के वक्त में ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिन के टाइम में, क्योंकि डे टाइम में अगेन फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होती है और इस फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लोरोप्लास्ट है, वो इस्तेमाल हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी तो मतलब जो है बेटा क्या होगा, देयर विल बी द लेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है दिन के वक्त में। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो जो गार्ड सेल की जो इन्वायरमेंट होगी वो बेसिक हो जाती है, यानी उसकी पीएच जो है बेटा वो क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। बेसिक का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो इसलिए इसका एसिडिक नेचर है। इसके कम होने से गार्ड सेल की जो एनवायरनमेंट होगी वो बेसिक हो जाएगी और इसके बेसिक होने से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा। दिस एंजाइम इज कॉल्ड फास्फोराइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा? फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दो तरीकों से टैकल किया जाएगा। बेसिकली जो बेटा गार्ड सेल की जो एनवायरनमेंट है उसको बेसिक करने का मकसद ये था कि यहां पर जब माहौल इसका बेसिक हो जाएगा ना तो अब गार्ड सेल कोशिश करेगा कि इसको न्यूट्रलाइज करे और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो एसिड प्रोड्यूस करेगा और वही एसिड आपको प्रोटॉन देगा, क्योंकि आपको प्रोटॉन चाहिए पोटेशियम को अंदर लाने के लिए। तो बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है तो माहौल बेसिक होने की वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एसिड प्रोडक्शन कैसे होगी? फिर वो एसिड आपको प्रोटॉन देंगे और वो प्रोटॉन जो है बेटा वो आप इस्तेमाल कर लोगे को मतलब गार्ड सेल को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल कर लेंगे और पोटेशियम आयन अंदर आ जाएंगे। देखें अब ये फास्फोराइलेज एंजाइम के साथ क्या होगा। देखें
ये फास्फोराइलेज एंजाइम, आपने पढ़ा होगा कि जनाब पौधों में ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज बनता है सक्रोज, सक्रोज बन जाता है स्टार्च। अब ये इसके ऊपर एक्ट करता है, ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है, एक स्टेप में नहीं होता। और एक चीज बनती है बेटा, उसको कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बन जाएगा इससे। अब ये जो मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड की बात करेंगे अगर आप, ये मैलिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो मैलिक एसिड है ये बेटा आगे चल के पता क्या करेगा, ये बनाएगा मेलेट आयन और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बन गए, प्रोटॉन बन गए और यही प्रोटॉन चाहिए थे, ये बने हैं गार्ड सेल के अंदर, प्रोटॉन गार्ड सेल के अंदर डेवलप हो गए, साथ में मेलेट आयन आ गया। अब ये जो चैनल है जिसको मैंने जो है बेटा वो पोटाशियम प्रोटॉन चैनल कहा था, इसके तहत ये प्रोटॉन जाएंगे बाहर सब्सिडियरी सेल्स में। जब प्रोटॉन बाहर जाएंगे तो बेटे आप जानते हो कि पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स होगा और ये पोटाशियम आयन मेलेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, पोटाशियम मेलेट। और इस पोटाशियम मेलेट के बनने से इसका वाटर जो पोटेंशियल है बेटे वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक लेवल के ऊपर बड़ा, ये वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा पानी आएगा गार्ड सेल में, पानी आने से बेटे ये क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना शुरू हो जाएगी। बेसिकली ये काम इसलिए भी हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ाना है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है माहौल बेसिक होता है, उस बेसिक माहौल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है और उस एसिड से प्रोटॉन बनते हैं और वो प्रोटॉन पोटाशियम को अंदर लाने का सबब बनते हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड हैं और इससे क्या होता है, स्टोमा ओपन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी हो रही थी उसको पूरा किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, लेकिन कमी पूरी नहीं होगी। वाई? और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, जरूर आती रहेगी, सारा दिन आती रहेगी, कमी इसलिए पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल इस प्रोसेस के थ्रू जो है बेटा वो ये ओपन अप हो जाते हैं। नंबर 2, नाइट टाइम में क्या होगा, रात में क्या होगा, नाइट टाइम में उल्ट हो जाएगा। नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूजिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, उल्टा रेस्पिरेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होने से जो माहौल है बेटे वो एसिडिक बन जाएगा। तो अब एसिडिक के केस में जब माहौल एसिडिक बनेगा तो ये अब न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा कि अब वो बेसिक की तरफ लेकर आए इसको। जब माहौल एसिडिक हो जाएगा तो ये जो पोटाशियम मिलेट है ये वापस मेलोनिक एसिड बनना चाहेगा, ठीक है ना, अपने प्रोटॉन वापस लेगा, ये उल्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ये प्रोटॉन जो है बेटा पोटाशियम को बाहर निकाला जाएगा और प्रोटॉन अंदर आएंगे और ये प्रोटॉन मेलेट आयन के साथ मिलकर दोबारा मैलिक एसिड और फिर मैलिक एसिड अल्टीमेटली दोबारा ग्लूकोज बनाएंगे ताकि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो सके। ये उल्ट प्रोसेस चलता है, दिन में जो चल रहा था ये अब उल्ट रात को चलेगा। पोटाशियम रात में जो है बेटा वो बाहर निकल जाएंगे, जब पोटाशियम वापस बाहर, प्रोटॉन वापस अंदर आ जाएंगे। जब पोटाशियम बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है, मैं एक और बात बता दूं, वाटर हमेशा पोटाशियम को फॉलो करता है। तो जब पोटाशियम बाहर जाएगा तो बेटे वाटर भी बाहर निकल जाएगा। जब पोटाशियम बाहर जाएगा ना तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा और वाटर के बाहर निकलने से जो है बेटा ये फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमा जो है बेटा वो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, स्टोमा क्लोज हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको बात समझ आएगी। अब कुछ और फैक्टर भी है,
जैसे एक फैक्टर होता है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो होती है वो गार्ड सेल की इन्वायरमेंट को एसिडिक बनाती है, और एसिड से क्या होता है बेटा, प्रोटॉन जनरेट होते हैं, प्रोटॉन जनरेट होते हैं, और ये प्रोटॉन वही को ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे। अगर प्रोटॉन बाहर निकालोगे तो पोटाशियम अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लू लाइट दैट्स व्हाई लीड टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एक और चीज है, वो क्या है बेटा, वो है एब्सिसिक एसिड। इसको ABA एंजाइम भी कहा जाता है। ये क्या करता है बेटा, दिस विल इनहिबिट पोटाशियम इनफ्लक्स। जो पोटाशियम इनफ्लक्स होता है ये उसको इनहिबिट करते हैं। और आप जानते हो जब पोटाशियम अंदर नहीं आया तो वाटर अंदर नहीं आएगा, वाटर अंदर नहीं आएगा तो गार्ड सेल जो है वो टर्जिड नहीं होंगे, और गार्ड सेल जो है बेटा ये क्या होंगे, वो क्लोज हो जाएंगे, ओपन। तो एब्सिसिक एसिड जो है दैट विल इन्वॉल्व इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस में पैदा होता है। जब स्ट्रेस कंडीशन आती है ना, खुश्की ड्रॉट कंडीशन पैदा होती है, तब ये पैदा होता है। जब टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तब ये प्रोड्यूस होगा। तो यहां से आपको समझ आ गई होगी बात कि बेटा इट इज इन्वॉल्व इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेसिकली ये साइटोकाइनिन को इनहिबिट करता है, और साइटोकाइनिन जो ATP होता है उसकी सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से पोटाशियम पंप नहीं चलता, जिसकी वजह से पोटाशियम अंदर नहीं आ पाता। अंदर ना आने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये एब्सिसिक एसिड का बेसिकली रोल होता है। उसके बाद आगे चलूंगा बेटे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल सा है, ट्रांसपायरेशन। बहुत इजी टॉपिक है। ट्रांसपायरेशन आप जानते हो, एवेपोरेशन ऑफ वाटर को कहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट, दैट विल कॉल द ट्रांसपायरेशन। ये 3 तरह की होती है, दैट मे बी क्यूटिकुलर, दैट मे बी लेंटिकुलर, और लास्ट में वो है स्टोमेटल ट्रांसफर। अब ये होती है बेटा 5 to 7%, 1 to 2%, और ये तकरीबन 90% होती है। ये परसेंटेज अक्सर पेपर में आ जाती है। क्यूटिकल बेटा, ये क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है, इनमें पोर होते हैं, जहां जहां इनमें सुराख होते हैं वहां से पानी जो निकलता है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और लेंटी सेल्स होते हैं ना, लेंटी सेल्स, ये बार्क में पाए जाते हैं, बार्क पर होते हैं। और बार्क आप जानते हो कि कॉर्क कैम्बियम से बनती है। बेसिकली ये स्टेम का पार्ट है, यानी स्टेम के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होती है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन होती है। और स्टोमेटा आप जानते हो, अभी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये जो है ये पाया जाता है 90% ट्रांसपायरेशन होती है। अब स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा में एक लफ्ज लिखा हुआ है आइसो बायलेटरल। ये बड़ा कॉमन आस्किंग है, बच्चे पूछते हैं। आइसो का लफ्जी मतलब होता है बेटे सेम, और बायलेटरल का मतलब होता है बोथ साइड्स। अगर दोनों साइडें सेम हो ना, दोनों साइड पे स्टोमेटा बराबर हो, तो वो आइसो बायलेटरल होते हैं। और डोर्सो वेंट्रल का मतलब होता है, डोर्सो वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है सामने वाला, और ये इसको कहते हैं बैक साइड, मतलब फ्रंट और बैक साइड पर जो होता है उसको जो है बेटा ये कहा जाएगा। फिर उसके बाद है बेटा फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। बड़ा सिंपल सा है, क्विकली बताऊंगा। टेम्परेचर बढ़ाते रहें, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ता रहेगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाता है, ठीक है ना। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बात आपने अपने जहन में बेटे जरूर रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब देखें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल हो जाएगा जब आप बढ़ाते जाओगे ट्रांसपेरेंसी। लेकिन 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जानते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो मीन ट्रांसपायरेशन जो है बेटा वो रुक जाएगी। वरना अदरवाइज अगर इस पे भी करते रहते तो पौधा तो विल्ट हो जाता। फिर दूसरा जो फैक्टर है बेटे वो है लाइट। अभी हमने पढ़ा है ब्लू लाइट का फैक्टर, अभी पढ़ा कि ब्लू लाइट डेट विल लीड टू द ओपनिंग, और ओपनिंग होगी स्टोमेटा की तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। वैसे भी लाइट एनर्जी का सोर्स होती है, ट्रांसपायरेशन रेट को बढ़ाती है,
तीसरा फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है। बड़ी डिटेल से हम अभी पढ़ गए कि कार्बन की क्वांटिटी कम होती है तो स्टोमेटा खुलेगा, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। फिर बेटा विंड है। विंड जो होती है ये एयर फ्लो को कहा जाता है, क्योंकि हवा भी एक एनर्जी का सोर्स है। तो एयर अगर ज़्यादा चलती है तो हवा ड्राई होती है। जब एयर ड्राई होती है तो फिर ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। लास्ट जो है बेटा वो है सॉइल वाटर। बेटा देखो पानी अगर अवेलेबल होगा तो ही ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ेगा ना। पानी अगर अवेलेबल है, से जीरो फाइट है, पानी नहीं होता अवेलेबल, तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी उसके हिसाब से कम ही होगा। ये मैंने गो थ्रू कराना था बेटा। यहाँ पर हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।